ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दे दो। हाँ चलो, जीएसटी वाला टॉपिक अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन तो मैंने उस दिन आपको बता दिया था, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सब बात हो चुकी है। अब फर्स्ट चैप्टर देख लो आपके नोट्स में। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जितना कुछ बताया था वो सारी चीजें कवर्ड है। अब ध्यान देना, कुछ पॉइंट्स बताने बाकी थे तो वो इस चैप्टर में से अपने कवर अप कर लेते हैं। अब थियरी के साथ चल रहे हैं, ठीक है। और अब बातें बंद कर देना, ध्यान यहाँ देना। चलो पेज नंबर 1 से देखते जाते हैं। जो कुछ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो रिवाइज भी हो जाएगा और रिमेनिंग पॉइंट्स अपने कवर अप कर लेंगे। क्लियर। फर्स्ट पेज पे देखना, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि टैक्सेशन का जो अपना सिस्टम है इंडिया में वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों के मीनिंग पे बात हुई थी। डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपकी इनकम पे लग रहा है, तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या जिसको इनकम टैक्स की लैंग्वेज में असेसी बोलते हैं, तो असेसी का मतलब इंडिविजुअल प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कोई भी अथॉरिटी, ट्रस्ट या सोसाइटी भी हो सकती है। तो इनमें से कोई भी अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये अमाउंट आप डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पे करते हो। इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये रीजन था। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही थी। ये वो अमाउंट है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते। ये टैक्स किस पे लगता है? गुड्स पे और सर्विसेज पे। ये किसी पर्सन की इनकम के ऊपर डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे रेस्टोरेंट में जाके आप जीएसटी पे करते हो, वो बात हो गई। कि जो बिल आ रहा है तो वो होटल वाला पर्सन बिल के साथ साथ आपसे टैक्स कलेक्ट करता है और आपके बिहाफ पे जाके वो डिपार्टमेंट में सबमिट करता है। तो ये सारी बातें हमने की थी। तो ये सब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी की बात उसी पेज पे हो रही है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जीएसटी अप्लाई करने वाला इंडिया पहला कंट्री तो है नहीं, ना ही ये कोई बहुत अर्ली स्टेज पे हम अप्लाई कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली टू लेट टू अप्लाई जीएसटी। ऐसे टैक्सेस पूरे वर्ल्ड लेवल में बहुत सारे कंट्रीज में ऑलरेडी आ चुके हैं, वो डेटा यहाँ पे दे रखा है। तो बोला सबसे पहले फ्रांस में आया था 1954 में, एंड एज ऑन 2018, ये भी 5 साल पुरानी बात हो गई है, 168 कंट्रीज में ऑलरेडी ऐसा टैक्स लग रहा है। इंडिया में काफी लेट आया, 17 में जब एप्लीकेबल हुआ। और देखो, वैसे डायरेक्ट कंपेरिजन फेयर भी नहीं है। अपने बोलते हैं ना, अगर कंपेरिजन हो रहा है दो चीजों में तो वो दोनों चीजें सेम लेवल पे होनी चाहिए। आप दो ऐसी चीजों को कंपेयर कर रहे हो जो आपस में कंपेरेबल नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर। अब ये चीज जीएसटी वाले पॉइंट पे भी मैं आपको रिलेट करा सकता हूँ। अगर हम फ्रांस की बात कर रहे हैं तो फ्रांस इतना छोटा कंट्री है कि अपने गुजरात से भी छोटा होगा पॉपुलेशन और एरिया वाइज। तो अब आप फ्रांस जैसे छोटे से कंट्री को कंपेयर करोगे इंडिया के साथ तो वो कंपेरिजन फेयर नहीं है। पॉपुलेशन के हिसाब से, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके हिसाब से, या किसी भी पैरामीटर पे आप कंपेयर करो तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको ये चीज लगेगी कि डिफरेंस है, हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर नहीं सकते। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में जो छोटे कंट्रीज हैं, ऑन कर लो अगर चाहिए, तो फ्रांस है, इटली है, जितने भी ये कंट्रीज हैं, अगर इनमें आप कंपैरिजन करोगे तो ये कंट्रीज आप वर्ल्ड मैप में देख लो कितने छोटे हैं। इनकी पॉपुलेशन आप देखोगे ना तो कुछ कंट्रीज की पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ है। इतनी छोटी पॉपुलेशन और उसके सामने आप कंपैरिजन इंडिया के साथ करो तो वो ऑब्वियसली फेयर नहीं होगा। अच्छा, जो जीएसटी का मॉडल अपन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, अभी थियरी में आएगा, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट जीएसटी मॉडल या डुअल जीएसटी मॉडल। डुअल जीएसटी क्यों? क्योंकि आपने देखा इंटर स्टेट में कौन सा जीएसटी लग रहा था? आईजीएसटी, और इंट्रा स्टेट लोकल में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस के दो अलग अलग टाइप के जीएसटी लगते हैं, क्योंकि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम अलग है। अब ये फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, आयरलैंड, पोलैंड, ये सब छोटे छोटे कंट्रीज है, न्यूजीलैंड है, इनमें स्टेट और सेंटर वाला कोई सिस्टम नहीं है। एक ही कंट्री है, एक ही गवर्नमेंट है, और पॉपुलेशन या तो फ्यू लैक्स में या फ्यू क्रोर्स में। तो वहां पे उन्होंने क्या है ना, सिंगल जीएसटी मॉडल लगा रखा है। पूरे नेशन में, पूरे कंट्री में एक सिंगल रेट पे सिंगल टैक्स लगता है, कोई ऐसा वेराइटी या बाइफर्केशन नहीं। जबकि हमने क्या देखा, 5 अलग अलग एक्ट आ गए, 8 अलग अलग रेट आ गए, तो 1 नेशन 1 टैक्स बोल के 5 एक्ट लगा दिए, 8 रेट लगा दिए। तो वो बोलने की बात है 1 नेशन 1 टैक्स, क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होगी तो डाइवर्सिटी के हिसाब से कहीं ना कहीं टैक्सेशन में उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो अपने 1 to 1 कंपेयर ना करें ऐसे छोटे कंट्रीज के साथ, तो ज्यादा बेटर है। ऑन द कॉन्ट्ररी ये देखें कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर एक सिंगल टैक्स गवर्नमेंट लगा पाई है तो वो भी बहुत कमेंडेबल चीज है, क्योंकि हर कंट्री के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं होती। तो जो है वो सही सिस्टम है, और गवर्नमेंट भी इम्प्रोवाइज करने की ट्राई उसको डे बाय डे कर ही रही है, वो विजिबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला व्हाट इज जीएसटी, क्योंकि मैं थियरी के हिसाब से जा रहा हूँ तो वर्ड्स पे फोकस कर रहा हूँ। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जिसमें सब कुछ कवर हो गया। तो दे आर ट्राइंग टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एग्जिस्टिंग इन इंडिया। सब कुछ कवर करने की ट्राई कर रहे हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस। मल्टी स्टेज इसीलिए क्योंकि ये जो जीएसटी का एप्लीकेशन है कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है, वो अलग अलग स्टेजेस पे होता है। बोले सर अलग अलग स्टेजेस का क्या मतलब हुआ? तो एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट
जो आप एज अ कंज्यूमर या यूजर परचेज कर रहे हो, वो प्रोडक्ट क्या मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली बना के आपके घर पे देने आता है? तो फिर एक सप्लाई चेन होता है ना, वो सप्लाई चेन के बारे में आप जानते हो। एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके बाद वो एक होलसेलर को वो प्रोडक्ट पास ऑन करता है क्योंकि वो डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेच रहा। फिर उसके बाद आप देखते हो तो एक रिटेलर होता है, और रिटेलर के बाद लास्ट में एंड यूजर या फिर कंज्यूमर आता है। यही एक सप्लाई चेन होता है जो अपन बेसिक समझते हैं। अब पॉइंट ये है कि जो गुड्स यहाँ पे बन रहा है, अच्छा इसने भी जो रॉ मटेरियल का सप्लाई लिया होगा ना, वो किसी सप्लायर से ही लिया होगा। मैन्युफैक्चरर के सारी चीजें अपने घर में तो बना नहीं रहे, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको जो कंपोनेंट जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो अलग अलग सोर्सेज से प्रोक्योर करता है। तो इसके पीछे भी एक सप्लाई चेन है, और फाइनली फिर इस तरीके से ट्रेड होते हुए प्रोडक्ट हमारे तक आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये अलग अलग स्टेजेस है। रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर रहा है, वो फिनिश गुड्स होलसेलर को सप्लाई कर रहा है, यहाँ से शॉपकीपर रिटेलर को सप्लाई कर रहा है, और फाइनली आप कंजम्पशन के लिए उसको परचेज कर रहे हो। दीज आर द स्टेजेस ऑफ अ सप्लाई चेन। तो बोला जो जीएसटी है वो कौन से स्टेज पे लगता है? सिर्फ ये लास्ट स्टेज पे नहीं लगता है, ये सारे स्टेजेस पे लगता है, ये आपको समझना है। तो जो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को गुड्स बेच रहा है, तो होलसेलर से वो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, समझ आए? अब जब ये होलसेलर जो है वो रिटेलर को गुड्स आगे फॉरवर्ड कर रहा है, तो इससे भी तो जीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है। तो होलसेलर रिटेलर से जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। अब जब रिटेलर आपको सामान बेच रहा है, जब शॉप से परचेज कर रहे हो, तो आप भी तो बिल के ऊपर जीएसटी चुका रहे हो, समझ आ रहा है? अब ये इतना सारा जीएसटी लग रहा है तो आपको नहीं लग रहा बहुत महंगा हो गया यार, बार बार जीएसटी लग रहा है? तो बार बार जीएसटी लगता नहीं है, कास्केडिंग इफेक्ट एक टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। अब इसमें पॉइंट ये है कि जो सप्लाई चेन है, इसमें से एंड कंज्यूमर कौन है, गुड्स यूज कौन कर रहा है? बाकी सब सिर्फ पास ऑन कर रहे हैं, समझ आ रहा है? होलसेलर गुड्स अपने घर ले जाके तो कंज्यूम कर नहीं रहा है, अगर वो मैन्युफैक्चरर से बाई कर भी रहा है तो आगे बेचने के लिए। रिटेलर भी सेम चीज कर रहा है, लेकिन एंड में आप कंज्यूम कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो ये सप्लाई सिस्टम बनाया, इसमें जीएसटी का सारा बर्डन किसके ऊपर है? एंड कंज्यूमर के ऊपर। अच्छा बीच में सब लोगों ने भी तो जीएसटी चुकाया ना, ये मैन्युफैक्चरर ने इससे वसूल किया तो इसकी पॉकेट से भी तो एक जीएसटी गया, इसका इसको क्रेडिट मिल जाता है। आपने मे भी एक टर्म सुना होगा क्रेडिट, जीएसटी क्रेडिट, या इसको बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऐसा एक वर्ड यूज होता है। तो ये आप ऐसा समझ लो कि चेन में जितने लोग हैं, टाइम बीइंग के लिए टेम्पररी ये लोग जीएसटी पे करते हैं, लेकिन आगे जैसे ही वो गुड्स को सप्लाई करते हैं ना, इनका ये पैसा फ्री हो जाता है। मतलब कैसा है कि होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को जीएसटी चुकाया, लेकिन जैसे ही वो गुड्स आगे बेचेगा, ये जीएसटी का बर्डन वो इस पे डाल देगा कि ले भाई अब तेरे पास गुड्स है ना, तू जीएसटी भर। तो जब मैं इससे रिकवरी करूंगा तो मैं अपना वाला ये जीएसटी भी उससे चार्ज कर लूंगा। क्लियर? अच्छा अब ये रिटेलर, अब इसके ऊपर बर्डन है जीएसटी, लास्ट इसकी पॉकेट से गया, तो ये क्या करेगा, आगे कंज्यूमर को जो गुड्स बेचेगा उससे जीएसटी कलेक्ट करके अपना ये वाला पैसा जो है वो बाहर निकाल लेगा। तो एट द एंड ऑफ द सप्लाई चेन, जब गुड्स यहाँ तक आ चुके हैं, ना इसकी पॉकेट से कोई जीएसटी गया नेट, ना इसकी पॉकेट से कोई जीएसटी गया, सारा जीएसटी आपकी पॉकेट से गया, समझ आए? तो दिस इज अ कंजम्पशन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और बर्डन होता है एंड कंज्यूमर के ऊपर। लेकिन टेम्पररीली सप्लाई चेन में जितने लोग इन्वॉल्व है, इन सबके ऊपर जीएसटी एक बार के लिए तो लगता है, बाद में क्रेडिट मिल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेज टैक्स। हर स्टेज पे गुड्स पास ऑन होंगे, हर स्टेज पे आगे वाले से आप जीएसटी चार्ज करोगे। ये पासिंग द पार्सल वाला गेम नहीं खेलते आपने? वेलकम मूवी देखी आपने? उसका क्लाइमैक्स कोई बात ठीक है, तो उसका क्लाइमैक्स वाला सीन देखा, पासिंग द पार्सल चल रहा होता है, अब जहां म्यूजिक रुका उसको खिड़की से बाहर कूदना पड़ेगा, गेम खत्म हो गया, वही था। ये कुछ वैसे ही चल रहा है। अब क्या है ना, यहाँ से जो चेंज शुरू हुआ ना, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर पे बर्डन डाला, इसको टोपी पहनाई, अब ये बोल रहा है मेरी जेब से जीएसटी गया, क्या करूं? बोले आगे नया बकरा ढूंढो, इसको पास ऑन करो। ये बकरा मिल गया, इससे जीएसटी वसूल लो। जैसे ही होलसेलर ने रिटेलर को गुड्स पास ऑन किए, सप्लाई कर दिया, इसकी जेब से जो जीएसटी गया था ना, वो उसको वापस मिल गया, वो फ्री हो गया। बोले चलो अपने पैसे वापस आ गए। अब रिटेलर की पॉकेट से जीएसटी का बर्डन है, अब वो अगला बकरा ढूंढ रहा है, कंज्यूमर। अब ये कंज्यूमर को गुड्स बेचा, उससे जीएसटी वसूल कर लिया, चलो मेरा पैसा आ गया, समझ आया? अब ये इसके पास क्या चॉइस है? इसने जो जीएसटी भरा वो आगे किसी से वसूल कर पाएगा नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही गुड्स कंज्यूम कर रहा है। हाँ, अगर आपको जीएसटी वसूल करना है तो अगला बकरा आप ढूंढो, समझ आ रहा है? तो ये पासिंग द पार्सल, बोले जो टोपी को आपको पहना के गया, आपको आगे वाले को पहनानी है, ये सब एक दूसरे को टोपी पहना रहे, लास्ट में टोपी पहन के कौन घूम रहा है? आप घूम रहे हो, आप कंज्यूमर, समझ आए? तो ये स्कीम है यहाँ पे जीएसटी की, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज टैक्स। अभी मैंने आपको नंबर के साथ नहीं समझाया, मैं अमाउंट्स के साथ पूरा कैलकुलेशन भी समझाऊंगा कि आईटीसी कैसे मिलता है, और अल्टीमेटली सारा जो टैक्स है ना वो इसकी पॉकेट से जाता है। बट वो अभी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिर्फ बेसिक मीनिंग आप ध्यान रखो, ठीक है? तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मल्टी स्टेज टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोल रहे हैं। अल्टीमेटली कंज्यूमर जहां पे रहता है, जहां पे वो परचेज कर रहा है, वहां से जीएसटी आने वाला है।
अब वो लोकल सप्लाईज होंगे तो लोकल जीएसटी आएगा, और अगर इंटर स्टेट होंगे तो आईजीएसटी आएगा, बट कोई ना कोई नाम से जीएसटी तो कलेक्ट होने ही वाला है। ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब वही स्टोरी आ गई, मेजर टैक्सेस आर सब्ज्यूम्ड इनटू जीएसटी। मैंने आपको बोला था कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी बनाया, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, उसके सबके नाम नहीं जानने अपने को, दो चार मैंने आपको बता दिए थे। एक्साइज है, सर्विस टैक्स है, वैट है, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे। सब्ज्यूम का मतलब ये सारे मर्ज हो गए इसके अंदर और एक जीएसटी बन गया, ये हमने देखा था। अच्छा, ये टैक्सेस का जो फ्लो है ये अभी हमने बात की, सेंटर और स्टेट के बीच में बटा हुआ है। आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल कर रही है, आधा स्टेट वसूल कर रही है। एसजीएसटी स्टेट के पास जाता है, बाकी के सारे सेंट्रल के पास जाते हैं, ये बात हुई थी। नेक्स्ट, एक आर्टिकल का रेफरेंस आपको दिख रहा है 366(12)(a), ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। अब देखो, जब जीएसटी लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं था कि जीएसटी नाम का टैक्स वसूल हो सकता है। और आप ये जानते हो कि गवर्नमेंट के पास जो भी पावर्स है, वो पावर्स उनको कहाँ से मिले, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिले। जो इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, जो भी टैक्स गवर्नमेंट वसूल कर रही है, वो सारा पावर उनको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। आप ही सोचो, अगर कहीं लिखा ही नहीं होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स जैसा कुछ वसूल कर सकती है, तो आप इनकम टैक्स पे करते क्या? आप क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि मजबूरी है, करना पड़ रहा है। कोई मन से तो ऐसे देश के बोले इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान दे नहीं रहे। अगर कहीं लिखा नहीं होता ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है यार इनकम टैक्स देना पड़ेगा, आप बोले कहाँ लिखा है, कौन से पेपर पे लिखा है कि इनकम टैक्स देना पड़ेगा? मुझे मेरी इनकम में से 1 रुपया नहीं देना। अगर आपको कुछ सामने से देके जाना है तो देके जाओ, मैं नहीं पे करूंगा। कहीं लिखा ही नहीं तो मैं क्यों पे करूँ? क्या मैं लीगली लायबल हूँ पे करने के लिए? तो लोग ऐसा बोलते। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये लीगल राइट है कि वो आपसे आपकी इनकम पर टैक्स वसूल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने टैक्स नहीं पे किया तो कैसे वसूल करना है वो सब भी लिखा हुआ है। फिर वो आपको पता है वसूली पे आएंगे तो क्या कर सकते हैं। तो ये लिखा है ना, इसलिए अपने को पे करना पड़ रहा है। अच्छा, जब जीएसटी आया 2017 में, तो पहले से तो कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 से तो लिखा हुआ था नहीं कि एक टाइम पे मोदी जी आएंगे, जीएसटी लगाएंगे, फिर जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये सब पहले से पता नहीं था। तो जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। उसके अंदर एक क्लॉज ऐड किया कि जीएसटी नाम का टैक्स इस तरीके से कलेक्ट हो सकता है जो अपन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये अमेंडमेंट इन्होंने 2016 में किया, और फिर उसके बाद प्रोसेस में 17 में जीएसटी एप्लीकेबल हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन 101 या 100 से ज्यादा टाइम्स अमेंड हो चुका है फ्रॉम 1950 टिल डेट। तो 101st अमेंडमेंट जब हुआ, उसमें उन्होंने जीएसटी का पावर यहाँ पे ऐड किया था। ये थियरी के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये आर्टिकल का रेफरेंस है जहाँ पे बात हुई है। इसमें बोल दिया है कि भाई गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। एक्सेप्शन में क्या रखा है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं है। पुराने टैक्सेस जो स्टेट एक्साइज चल रहा है वही लगता है। तो जब तक जितना फायदा लेना है उसका ले लो। जीएसटी आने के बाद महंगी होगी सस्ती होगी अपने को नहीं पता। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एक नया टॉपिक, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था। दिस इज कॉल्ड जीएसटी काउंसिल। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और आप इसके बारे में थोड़ा न्यूज और फॉलो करोगे ना तो पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। अब ये जीएसटी की जो अपन बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला अलग अलग रेट्स डिफाइन किए हुए थे। 0% से लेके रेंज जारी थी 40% तक, ये बात हुई थी। अब गुड्स पे और सर्विसेज पे जीएसटी लग रहा है। कौन से गुड्स पे 5% जीएसटी लगाना है, कौन सी सर्विसेज पे 12% जीएसटी लगाना है, किस पे 28% जीएसटी लगाना है, ये डिसाइड कौन करेगा? इसके लिए भी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जिसका फुल टाइम काम ये होगा कि ये डिसीजन उनको लेने हैं कि टैरिफ में क्लासिफिकेशन कौन से गुड्स का और सर्विसेज का किस कैटेगरी में करना है। तो इसके लिए इन्होंने एक अथॉरिटी बनाई जिसका नाम रखा जीएसटी काउंसिल। ये काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप की है। इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स को अपॉइंट किया गया है और इनको ये काम दे दिया कि ये सब डिसीजन आपके रेगुलर मीटिंग करते रहो, डिस्कशन करते रहो, और मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आपको जो भी चेंजेस करने हैं ना इसके अंदर आप कर सकते हो। अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इस काउंसिल को दी तो इसके अंदर जो लोग अपॉइंटेड होंगे वो भी उस लेवल के मेंबर्स होने चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन है। देखो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। ये सारी बात हो रही है। अब रिप्रेजेंटेटिव्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी करंटली कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो कुछ भी होता है तो उनके ही फोटो आते रहते हैं। टमाटर के रेट बढ़ गए तो भी उनके ही फोटो आ रहे हैं कि खाना शुरू करो मैडम जल्दी जल्दी ताकि रेट कम हो जाए। तो पार्लियामेंट में 1-2 बार बोल दिया, बोले मैं पराठे नहीं खाती, तो पराठे पे 18% जीएसटी लगा सकते हैं। तो टमाटर भी शायद नहीं खाते होंगे इसलिए चल रहा है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनके लिए ये पोस्ट रहेगी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है और जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन है। अभी अपने एक टर्म पढ़ते थे एक्स ऑफिशियो पोस्ट, तो ध्यान है एक्स ऑफिशियो, लीगल टर्म्स मैंने आपको समझाया था। तो बिकॉज निर्मला सीतारमण जो है वो भी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट उनको यहाँ पे चेयरपर्सन की पोस्ट मिली। कल को अगर उनके बदले कोई और फाइनेंस मिनिस्टर बनता है तो बाय डिफॉल्ट ये वाली पोस्ट भी उनकी चली जाएगी।
तो जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन की जो पोस्ट है वो एक्स ऑफिशियो पोस्ट है, किसी और पोस्ट की वजह से आपको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। समझ आ गया, क्लियर हुआ? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो रिप्रेजेंटेटिव है और चेयरपर्सन। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट की भी तो अपनी कैबिनेट होती है, स्टेट लेवल पे भी तो मिनिस्टर्स होते हैं। तो हर स्टेट के अपने फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। जैसे भी गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर गुजरात स्टेट के अलग, महाराष्ट्र के अलग, राजस्थान के अलग, वेस्ट बंगाल के अलग। तो वो सारे फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टेट लेवल पे हैं वो भी सब यहाँ पे मेंबर्स हैं। पता चल रहा है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को टारगेट किया क्योंकि ये सारा टैक्सेशन का काम उन्हीं का है। सेंटर से रिप्रेजेंटेटिव, हर स्टेट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव, इन सबको मिला के बनती है जीएसटी काउंसिल। आया समझ में? अब ये लोग रेगुलर बेसिस पे मीटिंग करते रहते हैं। इनकी मीटिंग्स में ये सब चीज़ों पे डिस्कशन होती है, किस पे कितना जीएसटी लगाना है, और एक ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम फॉलो होता है जिसके थ्रू सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे अपनी कंपनी की बोर्ड मीटिंग में होता है वैसे कि जो मेजोरिटी बोलेगी वो रिजोल्यूशन पास होगा। यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम सिस्टम, सबको एक एक वोट करने को मिलता है और उसके बेस पे यहाँ पे एवरेज निकाला जाता है कि भाई अगर फेवर में वोट आया तो रिजोल्यूशन पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जब वोटिंग सिस्टम की बात हुई ना तो एक प्रॉब्लम हुआ। बोला सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक यूनिट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट तो कितनी सारी हो गई, 25-30 स्टेट गवर्नमेंट हो गई। तो बोला ऑब्वियसली फिर ये लोग जो बोलेंगे वोटिंग में तो मेजोरिटी वही आने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट का उतना यहाँ पे इफेक्ट ही नहीं दिखेगा बिकॉज उनके पास 30 में से एक ही वोट है। तो आप प्रोबेबिलिटी देख लो कि वेटेज कितना है, 1/30। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो वीक पड़ जाएगी यहाँ पे। उनको कोई डिसीजन स्ट्रांगली इंपोज कराना हो तो उनके पास जो वेट है उनके वोट का बहुत कम है। तो बोला फिर एक काम करते हैं, अपने ना सिंपल एवरेज नहीं निकालते। आपने स्टैटिस्टिक्स में, मैथ्स में कहीं पढ़ा होगा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या होता है, जो भी ऑब्जर्वेशंस होती है उसके साथ एक वेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्सआई के साथ डब्ल्यू आई मल्टीप्लाई कर दिया या फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दिया, वैसा हो गया। तो बोला वेटेड एवरेज कर लेते हैं। बोला कितना वेट रखना चाहिए? बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 वेट मिलना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट्स का कंबाइंड 2/3 वेट होना चाहिए। तो बोला जब आप अपना अपना वोट दे दोगे तो जो एवरेज निकालेंगे वो सिंपल एवरेज नहीं होगा, वेटेड एवरेज होगा। इनका एक वोट टोटल वोट के 1/3 के बराबर वेट में माना जाएगा और इन सबके कंबाइंड वोट्स को 2/3 वेट दिया जाएगा। उसके बाद जो एवरेज निकलेगा ना उसके बेस पे डिसीजन होगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो ये सब कंटेंट में उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि काउंसिल, अगर अब रियल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं कि ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग करती भी है या ऑन पेपर बना रखी है, तो एक्चुअली में ये लोग बहुत एक्टिवली काम करते हैं। गवर्नमेंट की रेपुटेशन के हिसाब से थोड़ा सा ऑपोजिट है, बोले काम सरकार करती है नहीं करती, लेकिन ये लोग एक्चुअली काम करते हैं। अभी रिसेंटली इनकी 50th मीटिंग हुई थी। 50th मतलब स्टार्टिंग से गिन रहा हूँ, 1 जुलाई 2017 से आज तक 50 मीटिंग्स हो चुकी है। ऑन एन एवरेज ये लोग 15-20 दिन में एक बार मीटिंग करते हैं, तो काफी कंसिस्टेंटली काम चल रहा है। कोविड में बीच में 6 महीने थोड़ा सा गैप आ गया था, लेकिन उसके बाद भी कंसिस्टेंटली वापस मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा ये बेटिंग गैम्बलिंग जीएसटी लगा दिया। क्या किया उसमें? 28% जीएसटी बेटिंग गैम्बलिंग ऑनलाइन गेमिंग सबके ऊपर लगा दिया। तो बोला पूरी इंडस्ट्री खराब कर दी, खत्म कर दी, ये सब चल रहा है अभी। और ये ड्रीम 11 और ये सब पे कहीं पे भी आप अगर बेट करोगे या फैंटेसी क्रिकेट जो भी है, उसको बेटिंग लीगली बोलते नहीं, वो भी इंटरेस्टिंग केस है, लेकिन इसको बेटिंग गैम्बलिंग वाली सब कैटेगरी में डाल दिया। कसिनोज में जाओगे वहां पे एंट्री टिकट पे 28% जीएसटी, ऐसा नहीं विनिंग्स पे नहीं, ट्रांजेक्शन वैल्यू पे 28% जीएसटी लगा दिया। आप जीतो हारो किसी को फर्क नहीं पड़ता है, सरकार ने 28% कमा दिया है ना। 1000 रुपए का आपने गैम्बलिंग किया ना, गवर्नमेंट ने 280 फिक्स प्रॉफिट है। तो इससे अच्छा, ऐसे भी बोलते हैं बेटिंग गैम्बलिंग में, इट इज द हाउस हु ऑलवेज विंस। जो जुआ खेलता है वो कभी नहीं जीतता है, जो खिलाता है ना वो जीतता है। ये एक्चुअली में थंब रूल है और ये सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो जुआ खिला रहे हैं ना वो कसिनो वाले और गवर्नमेंट, ये दो पेट भर के कमाते हैं। अपने लोग अपने लक पे चल रहे होते हैं, जो अपने पास होता नहीं है, तो जाते हैं तो हार के ही आते हैं, ठीक है, वैसा होता है। तो ये लोग कमा रहे हैं। अब ये 50th मीटिंग जो रिसेंटली हुई है, इसमें इन्होंने डिसीजन लिया कि बेटिंग गैम्बलिंग पे अब 28% जीएसटी ट्रांजेक्शन वैल्यू पे लगेगा। और ये डिस्कशन लास्ट 6 महीने से चल रहा था एंड दे वर नॉट एबल टू डिसाइड कि विनिंग्स पे लगाएं या टोटल वैल्यू पे लगाएं। अब फाइनली फिर उन्होंने क्या किया, टोटल वैल्यू पे लगा दिया। विनिंग्स पे लगाते तो अलग बात थी, वो फिर भी एक बार अफोर्डेबल था कि जीतूंगा तो उसमें से जीएसटी देना है। ये तो ऐसा है खेलूंगा तो देना है जीएसटी, जीतूंगा नहीं जीतूंगा बात की बात है। अगर गलती से जीत गया, ये तो पहले ही जा चुका है, और विनिंग्स पे फिर वो इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। बोले जीते हो तो हमको कुछ नहीं दोगे, खाली जीएसटी भरोगे। बोले अच्छा तुमको कितना देना है? बोले हम टीडीएस लगा देंगे, ज्यादा नहीं 30%, वो विनिंग्स का 30%, ठीक है। हम तो फेयर हैं, इनकी तरह काम नहीं करते। ये पहले लूट चुके हैं, अब मरे हुए को और क्या मारेंगे, ठीक है। तो 1000 रुपए में से 280 रुपए जीएसटी देने के बाद जो बचा, उसमें से अगर आप जीत गए तो उसमें से फिर ये 30% टीडीएस काट लेंगे। तो सोचो बचा क्या। फिर आपको ना कैलकुलेशन देख के मन ही नहीं करेगा, बोले यार ये तो दूसरों के लिए जुआ खेलने वाली बात होगी, जीत भी गए तो खुशी कम होगी और दुख ज्यादा होगा, ये सब चला गया। आ रहा है समझ में? तो बेटिंग गैम्बलिंग इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ है वो ये नंबर से आपके सामने,
क्लियर। ये सब डिसीजन किसने लिया, ये इन लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया। अच्छा, जैसे ये डिसीजन आया ना स्टॉक मार्केट में, तुरंत उसका रिएक्शन आ गया। ये डेल्टा कॉर्पोरेशन करके कंपनी है, स्टॉक मार्केट देखते हो आपको पता होगा, ये गोवा में जो डेल्टिन ग्रुप है कसिनो वाला, ये डेल्टा कॉर्पोरेशन का है। उनके स्टॉक एकदम से डाउन हो गए उस दिन, क्योंकि अब इसके बाद तो फिर आधे लोग खेलने ही नहीं जाएंगे ना, तो रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होगा। फिर ये कंपनी वाले गवर्नमेंट के पास गए, तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ तो सोचो, हमारा कुछ ख्याल करो, हम कमाएंगे तुम भी तो कमाओगे, लेकिन थोड़ा लालच कम कर दो अपना वैसा। अब गवर्नमेंट ने बोला एकदम से डिसीजन रोल बैक कर लेंगे, वो भी अच्छा नहीं है। बोला नहीं, अभी यही रहेगा 6 महीने, अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स हम ऑब्जर्व करेंगे कि तुम्हारी इंडस्ट्री पे इससे क्या असर पड़ा। अगर लोगों ने ये सब बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो कम कर दिया और हमको लगा कि आपकी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, तो सोचेंगे कि इसका क्या करना है। अभी 6 महीने तो नहीं सोचने वाले, पूरे बर्बाद हो जाओ फिर सोचेंगे क्या करना है। तो अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है वो सिचुएशन ऐसी की ऐसी रहने वाली। आया समझ में? तो ये सारे डिसीजन जो है वो ये काउंसिल मिलकर लेती है। अभी इसके पहले जो 49th मीटिंग हुई थी, उसमें भी ऐसा एक खतरनाक डिसीजन इन्होंने लिया था एसयूवी गाड़ियों को लेकर। अपने फॉर्च्यूनर वाली बात कर रहे थे ना, ये जस्ट अभी इसके पहले वाली मीटिंग में ये फॉर्च्यूनर वालों को परेशान किया। वो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस मैंने आपको बताया, नॉर्मल 28% जीएसटी तो लग्जरी और एसयूवी कार्स पे लगता है, प्लस 22% कॉम्पनसेशन सेस लगा दिया। अब ये देख लो 50% तो हो ही गया। तो टोयोटा वाला बेचारा खुद इतना नहीं कमा रहा जितना सरकार कमा रही हो, मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें ये मीटिंग में डिसाइड होती है। और सोचो ये मीटिंग होती होगी, इन सबको कितना डर लगता होगा, बोले पता नहीं अब क्या धमाका करेंगे नया। ये मोदी जी ने जब से इनको सिखाया ना कि टीवी पे आके कुछ ना कुछ धमाका करके चले जाओ, ये काउंसिल वाले भी हर बार यही करते हैं। हर मीटिंग के बाद कुछ ऐसा लेके आते हैं ना, पब्लिक घबरा जाती है, क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। चलो क्लियर। तो ये काउंसिल की सारी बातें आपको मैंने बता दी कि काउंसिल कैसे वर्क करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये सब चीजें जो आपको बताई ना सारी यहाँ पे लिखी है पेज नंबर 2 पे, तो इसमें से आप देख सकते हो फ्लो चार्ट के अंदर ही मैंने कवर कर लिया, तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे आओ। हाँ, फीचर्स ऑफ जीएसटी में देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। पहले तो जीएसटी की बर्थ डेट बताइए, 1 जुलाई 2017, वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स एंड इट इज बेस्ड ऑन वैट प्रिंसिपल। कंजम्पशन बेस्ड क्यों है, मैंने अभी आपको चेन बताया था, मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक। अल्टीमेटली जीएसटी किसकी पॉकेट से जाता है, कंज्यूमर की पॉकेट से, इसलिए उसको बोलते हैं कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। और वैट प्रिंसिपल इसलिए बोल रहे हैं, मैंने आपको डे 1 पे बोला था, ये पुराना सामान है नई पैकिंग में बेच रहे हैं जीएसटी। इसके पहले एक सिस्टम था जिसको बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स, वैट प्रिंसिपल, अपन ने वो बात की भी थी। वैट प्रिंसिपल एग्जैक्टली सेम था जैसा जीएसटी, बट वो सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड था, अब यूनिवर्सल कर दिया। तो ये जीएसटी का पूरा कैलकुलेशन जो है वैट प्रिंसिपल पे चलता है, इसलिए ये बात यहाँ पे क्लैरिफाई की। इसके बाद उन्होंने एक्ट और सेक्शंस की डिटेल दे रखी है। हम जो बात कर रहे थे कि 5 अलग अलग एक्ट अप्लाई किए, सबसे बड़ा जो एक्ट है ना वॉल्यूम के हिसाब से, दैट इज द सीजीएसटी एक्ट। इसके अंदर टोटल 174 सेक्शंस है, कुछ शेड्यूल्स है, और उसके साथ साथ सीजीएसटी के रूल्स है, 162 रूल्स भी है। यही अपना मेजर सिलेबस है जो हम पढ़ने वाले हैं। बाकी के एक्ट बहुत छोटे से हैं, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कॉम्पनसेशन सेस वाले में आप देख लो, नंबर ऑफ सेक्शंस बहुत लिमिटेड है। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे ये सब चीजें पता चलती जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट वो आ गया डुअल जीएसटी मॉडल, जो मैंने आपको बोला कि भाई एक सेंट्रल टैक्स है, एक स्टेट टैक्स है। बहुत सारे कंट्रीज, छोटे कंट्री सिंगल जीएसटी मॉडल फॉलो करते हैं, एक ही टैक्स लगता है, वहां डिवीजन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद देखना वो दिल्ली एंड पौंडीचेरी वाले पॉइंट, दिल्ली और पुडुचेरी बोलते हैं, दोनों जगह जो है वहां पे यूनियन टेरिटरी होते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट है, इसलिए जीएसटी कौन सा लगता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यूटीजीएसटी नहीं लगता है। तो ये बातें भी होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखना, एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ये कुछ नया पॉइंट है, बता देता हूँ। अब इंडिया जो है आपको पता होगा पेनिनसुलर कंट्री है, ऐसा बोलते हैं पेनिनसुलर, कुछ आइडिया है क्या होता है इसका मतलब, पेनिनसुलर कंट्री क्यों बोलते हैं? हाँ, तो जो 3 साइड्स, ठीक है, कोई भी ऐसा कंट्री जिसको 3 साइड्स पे वाटर बाउंड्री लगती है उसको पेनिनसुलर कंट्री अपने बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया का मैप अगर आप देखोगे तो 3 साइड्स पे वाटर बाउंड्री, थोड़ा मैप बना देते हैं, मैं मैप एकदम एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, और गर्मियों में आइसक्रीम थोड़ी मेल्ट हो गई, ये श्रीलंका भी बन गया है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट है, अब एक एग्जैक्ट ड्राइंग पे नहीं जा रहे क्योंकि वो अपना पॉइंट नहीं है। तो ये सिचुएशन है, बर्फ तो जमी हुई है ना ऊपर, आपको पता ही है, तो उस हिसाब से चलेगा। ये 3 साइड से वाटर बाउंड्री है। ठीक है, अब ये जो वाटर बाउंड्री है ये टेरिटरी भी तो इंडियन टेरिटरी में काउंट होगी, सिर्फ लैंड बॉर्डर काउंट नहीं होती, आजू बाजू जो पानी का एरिया है ना वो भी वाटर टेरिटरी भी इंडिया की काउंट होती है। अब इसके लिए ना यूनाइटेड नेशंस के कुछ इंटरनेशनल रूल्स है कि कितना एरिया जो है वो इंडिया का माना जाएगा और कितना बाकी कंट्री का। तो इसमें पानी में जो अपने डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, उसके लिए एक यूनिट यूज होता है, इसको बोलते हैं नॉटिकल माइल्स।
अपने अगर रोड पे डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इंडिया में किलोमीटर्स में मेजर होता है, अच्छा वेस्टर्न कंट्रीज में माइल्स में मेजर होता है, और पानी में डिस्टेंस मेजर होता है तो दैट इज नॉटिकल माइल्स। अब इसका कन्वर्जन रेशियो आप समझ लो, अगर माइल की बात कर रहे हैं तो 1 माइल इज अप्रोक्सीमेटली 1.61 किलोमीटर। ये माइल और किलोमीटर का आपको रेशियो बता रहा हूँ। और अगर ये 1 नॉटिकल माइल हो तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.85 किलोमीटर्स। ये अभी रेलेवेंट है जो वाटर टेरिटरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। क्रिकेट में आपने देखा माइल्स पर आवर, किलोमीटर पर आवर, बॉलिंग आती है तो फिर हर बार वो बॉलिंग स्पीड आती है, तो उसमें ये रेशियो यूज होता है। और जब पानी में अपने डिस्टेंस मेजर करते हैं तो नॉटिकल माइल्स इज 1.85 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। वैसा है। अब इंडिया में जो 3 साइड्स पे वाटर बाउंड्री है, ठीक है, तो अगर आप लैंड बॉर्डर से मेजर करो तो बोला 12 नॉटिकल माइल्स अप्रोक्सीमेटली। आप इस रेट पे कन्वर्ट करोगे ना तो 22 किलोमीटर के आसपास होगा। बोला 12 नॉटिकल माइल्स का जो ये पूरा रेडियस है, दिस इज टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, तो ये इंडियन टेरिटरी मानी जाती है। तो गुड्स अगर इसके अंदर आ गए, ये यहाँ से बाहर चले गए, तो हम बोल सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सप्लाई ट्रांजेक्शन हो गया, एंड दैट मे बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। ये बेसिक पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। ये कस्टम्स में मैं आपको ये चीज़ आगे पढ़ाऊंगा, और भी नाम होते हैं 12 नॉटिकल माइल, फिर उससे आगे भी 12 नॉटिकल माइल का एक नाम दिया हुआ है, दैट इज कंटिन्यूअस जोन ऑफ इंडिया वैसे बोलते हैं, या टेरिटोरियल वाटर्स के बाद कस्टम वाटर्स भी बोलते हैं। इसके आगे एक और लिस्ट आती है 200 नॉटिकल माइल्स। ये जो पूरा जोन है दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस इंडियन टेरिटरी मानी जाती है, जैसे आइलैंड्स हो गए, वैसी चीज हो गई। और फिर इसके बाहर अगर आप जा रहे हो तो उसको बोलते हैं हाई सी या फिर इंटरनेशनल वाटर। यूनाइटेड नेशन के रूल्स के हिसाब से कोई भी कंट्री 200 नॉटिकल माइल से आगे जाके अपनी वाटर टेरिटरी क्लेम नहीं कर सकता। ये सबके लिए कॉमन रूल है और सबको फॉलो करना पड़ता है। अब इसमें एक ही कंट्री जो है रूल फॉलो नहीं करता है, दैट इज चाइना। चाइना का आपको पता है कि उसका बेसिक है, आजू बाजू जितनी जमीन है दूसरे कंट्री की, जब चाहो वो भी ले लो, वहाँ पे आ जाओ, आर्मी बिठा दो, रोड वोड बना दो, अपने साथ तो पंगा करते ही रहते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया और चाइना में प्रॉब्लम है। चाइना जो है अगर उसका आप मैप देखोगे तो 18 कंट्रीज है जिसके साथ वो लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जैसे इंडिया के साथ करता है, और 18 में से 17 के साथ उसका ये बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है। जैसे अपने आने आ जाते, लेह लद्दाख में आए, हाईवे बनाना शुरू कर दिया, अरुणाचल में आ गए, बोले तो हमारी टेरिटरी है। ये बाकी सारे कंट्रीज को ऐसे ही परेशान करते हैं जिनके साथ भी इनका लैंड बॉर्डर है। 17 कंट्रीज के साथ ऑफिशियली इनका डिस्प्यूट चलता रहता है। वन ऑफ देम इज इंडिया। वैसा है। तो ये पानी की टेरिटरी में भी सेम हरकतें करते हैं। अब इनका कंसेप्ट क्या है, एक नाम रखा हुआ है साउथ चाइना सी। आप मैप में देखोगे आपको, जैसे अपना इंडियन ओशन है, साउथ चाइना सी, तो बोले चाइना लिखा है ना इसके अंदर, तो ये हमारी टेरिटरी। 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर भी है ना तो भी हमारी टेरिटरी, क्योंकि नाम क्या है साउथ चाइना सी। अब ऐसे तो पूरा इंडियन ओशन अपना है, फिर वहां से कोई भी जाएगा तो अपने बैरिकेडिंग कर देंगे, यहाँ से मत जाओ, घूम के जाओ। ऐसा तो हो नहीं सकता। ये एक्चुअली में डिस्प्यूट चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। मैटर कितने साल से चल रहा है आप सर्च करना, ध्यान दो। अब वो ये क्यों कर रहा है वो समझो। साउथ चाइना सी का जो जोन है, कार्गो शिप्स या जो गुड्स वाली जो शिप्स होती हैं, पूरे वर्ल्ड में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, वो उसका एकदम सेंटर रूट है। मेजोरिटी शिप्स उसी रूट से पास होती है। अब चाइना ये इसलिए क्लेम कर रहा है कि अगर ऑफिशियली लड़ झगड़ के कुछ भी करके अपनी टेरिटरी क्लेम कर ले तो वहां से जो भी शिप आएगी जाएगी उसे वो पैसे चार्ज करेगा, टोल चार्ज करेगा। उस इंटेंशन से वो कर रहा है अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। और पूरे वर्ल्ड का सप्लाई रूट अगर अपने वहां से जा रहा है, कभी भी कोई भी पंगे लेगा अपने से अपने रूट बंद कर देंगे, तो पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो जियो पॉलिटिकल चीज को ध्यान में रखते हुए वो ये कर रहा है, लेकिन पूरा वर्ल्ड उसके अगेंस्ट है कि ये इलीगल है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के रूल्स के अगेंस्ट है। तो इसमें डिस्प्यूट चलता रहता है। तो टेरिटरी जो है वो अपनी कितनी क्लेम कर सकते हो यहाँ पे बोल दिया, दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स। क्लियर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। आईजीएसटी वाली बात मैं बता चुका हूँ, वो रिपीट है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। पेज नंबर 4 पे देखना, कुछ ऐसे गुड्स की बात हो रही है जिन पे जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं है। देख लो, एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, एक इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, और तीसरा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है। अब इसमें पेट्रोल वाले पॉइंट पे मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दे देता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। पेट्रोल का जब बात आई थी, जब जीएसटी लगाने की बात हो रही थी 2017 में, तब गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखो पेट्रोल पे जीएसटी लगाना है नहीं लगाना है वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट इसको एक्ट के बाहर मत रखो। अगर आपने एक्ट के बाहर रखा तो इन फ्यूचर कभी तो वो टाइम आएगा जब पेट्रोल पे जीएसटी लगाना ही पड़ेगा, तो वापस से एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, फिर ये पार्लियामेंट में मेजोरिटी बिठानी पड़ेगी, और वो काम जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने सजेशन ये दिया कि काम करो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी लॉ में कवर कर लो एक बार के लिए, ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। भले अभी पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगाना है कोई बात नहीं, वो इन फ्यूचर मिलकर डिसाइड कर लेंगे। बोला ये डिसीजन लेने का पावर किसको दे देते हैं अपन, काउंसिल को। समझ आ गया, फेयर रखते हैं ना उसको, कि भाई जब भी इन फ्यूचर 2 साल 5 साल 10 साल बाद भी
अगर पेट्रोल पे जीएसटी लगाना है तो काउंसिल मिलकर डिसाइड कर लेगी। तो टेक्निकली बात यह है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी लॉ में कवर होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उस पर अभी जीएसटी लगता नहीं। समझ आया? और क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये लोग मान नहीं रहे। अब इसमें क्या है, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी तो है, और हर स्टेट का जो पैसा है, जो कमाई है ना, वो पेट्रोल पे ही चल रही है। सबसे ज्यादा तो कमाई पेट्रोल से होती है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स अभी अग्री नहीं कर रहे कि पेट्रोल पे जीएसटी आना चाहिए। इवन सेंटर भी उतनी फेवर में नहीं है। उसका रीजन आपको पता है, और जो करंट रेट ऑफ टैक्स है वो 55 से ऊपर है, तो ज्यादा कमाने को मिल रहा है, तो फिर क्यों अग्री करेंगे। पर इन फ्यूचर कभी अगर ऐसी नीड लगी तो काउंसिल में वही मेजोरिटी डिसीजन 1/3 2/3 करके वहां से वो लोग डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, जो मैंने आपको 1/3 और 2/3 का वेट बोला वो अपनी जगह, एक पॉइंट उसमें रह गया था। अगर डिसीजन हिलेगी काउंसिल तो मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए? 3/4। अपने स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं कंपनी लॉ में, वैसा हो गया। 75% वोट्स फेवर में आते हैं तो रिजोल्यूशन पास होता है, जिसमें सेंटर का वेट 1/3 है और स्टेट का कंबाइंड वेट 2/3 है, वो अपन ने बात कर ली। तो ये तरीके से डिसीजन होगा। तो इन शॉर्ट, पेट्रोलियम एक्चुअली जीएसटी लॉ में कवर होता है, लेकिन प्रैक्टिकली उस पर अभी तक जीएसटी लगाया नहीं है, पुराने टैक्सेस चल रहे हैं। अल्कोहलिक लिकर और इलेक्ट्रिसिटी तो जीएसटी में कवर्ड ही नहीं है, वो उससे बाहर है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगा सकती। क्लियर हो? लेकिन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स नहीं लगता। आप लाइट बिल देखना, घर पे आता होगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी लगती है, उसका रेट है 20% गुजरात में। तो एनीवे किसी भी नाम से पैसा तो देना है, जीएसटी के नाम से दे दो या स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दे दो, ड्यूटी तो उस पर लगती है। टैक्स फ्री नहीं है, जीएसटी फ्री, दोनों में डिफरेंस है। समझ आ गया? क्लियर? चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये लिस्ट आ गई, वो सारे 17 टैक्सेस जो जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए। आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ऐसे कुछ याद नहीं करना है उसको, इसको स्किप करके आगे बढ़ो। चैप्टर के लास्ट पेज पे आ जाओ। यहाँ रेट्स की बात हो रही है, वही जो मैंने आपको लिखवाए थे, 0 से लेके 40% तक टोटल 8 रेट है, और कौन से पे क्या लग रहा है वो अपन बात कर चुके हैं। तो ये सारी स्टोरी भी अपनी कवर हो गई थी। इसमें वो 0.25% रफ डायमंड्स के लिए अपना स्पेशली सूरत का रेट, 3% ज्वेलरी वाला रेट, गोल्ड सिल्वर प्रेशियस मेटल्स पे वो बात हो रही थी, और बाकी के रेट्स जो है उसमें अलग अलग गुड्स एंड आर्टिकल्स को उन्होंने डिवाइड किया हुआ। लास्ट पॉइंट में देखना, कॉम्पनसेशन सेस की बात हो रही है। एरेटेड वाटर, सिगरेट, टोबैको प्रोडक्ट्स, कोल, मोटर व्हीकल्स, जो मैंने आपको बताया था कि सेस कौन से प्रोडक्ट्स पे लग रहा है जो हार्मफुल कैटेगरी में है, जिससे या तो आपकी हेल्थ को हार्म होगा या एनवायरनमेंट को, तो उस बेसिस पे इन्होंने लगा दिया। अब इसमें एरेटेड वाटर भी कवर कर लिया, वो कॉम्पनसेशन सेस वाले पॉइंट में बात करूंगा, अभी उसको इग्नोर भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो है, पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट वो इसके साथ कंप्लीट है। कुछ यहाँ तक नहीं समझ आया, कुछ क्वेरी है तो बता दो। क्लियर है सारे पॉइंट्स? पूरा बेसिक समझ आ गए? हाँ, टोबैको वाले केस में ऐसा है कि पहले, हाँ सुन लो पॉइंट, टोबैको वाले केस में ऐसा है कि पहले इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और पुराने टैक्सेस लगते थे, वैट और ये सब लगता था, जीएसटी नहीं आया था। फिर बाद में मैंने आपको बोला हर बजट में ये लोग क्या करते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा ड्यूटी लगा देते हैं। तो पहले ये होता था ड्यूटी बढ़ाते जाते थे, फिर बीच में ये किया एक्साइज ड्यूटी तो लगेगी जो लग रही है, जीएसटी भी लगेगा। तो ये एक प्रोडक्ट ऐसा है टोबैको जिसके ऊपर दोनों टाइप के टैक्सेस लग रहे हैं, ओल्ड सिस्टम वाला टैक्स भी लग रहा है और न्यू सिस्टम वाला भी लग रहा है। अब ये कैसे इन्होंने किया ये इनको ही पता है, लेकिन ये रियलिटी है। तो उससे क्या होता है, टोबैको प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ जाते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के पास तो बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है ये करने का कि भाई हम तो चाहते हैं कंजम्पशन कम हो, इसलिए हम उसको महंगा कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो शायद ही आज तक कभी सुना होगा या आपने भी सुना कि किसी ने टोबैको कंजम्पशन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस पर टैक्स बढ़ गया। ऐसा होता है, 18 रुपए की एंट्री 20 रुपए की हो गई, अपन ने बंद थोड़ी ना किया। तो कंजम्पशन जो है वो वहीं का वही रहने वाला है, रेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो चीज़ है। तो उससे एक्चुअली में कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गवर्नमेंट के पास एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि हम टैक्सेस बढ़ा रहे हैं तो वो क्या सोच के बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली में तो अपना रेवेन्यू ही बढ़ा रहे हैं, कंजम्पशन कभी बंद नहीं होगा, वो इम्प्लाइड। ठीक है, तो टोबैको वाला पॉइंट भी कवर हो गया। और कुछ इस चैप्टर में डाउट, कुछ क्वेरी किसी? क्लियर, सारा समझ आ गया?